गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? होपफुली आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होगे। अभी सॉरी 10th के आपने पेपर ख़त्म ही किए हैं। एग्जैक्टली काफ़ी दिनों बाद एक दो पेपर बचे हुए तो वो ख़त्म किए हैं और अब अपन 11th का सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, होपफुली जिस तरीके से आपने 10th को एंजॉय किया था उसी तरीके से 11th को एंजॉय करें, इंटरेस्ट लें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अपन क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, यही चीजें देख रहे थे। तो लेक्चर नंबर 3 में आज अपन बेसिक चीजें देखेंगे जो आप पहले से ही रीड आउट कर चुके हैं। क्या चीज आज अपन बात करने वाले हैं? किस पे आज अपन बात करने वाले हैं? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं एटॉमिक वेट की। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर बात करते हैं तो लिख सकते हैं या कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, बेसिकली ये आज टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। और एक है, ठीक है, क्या? रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ एन एटम। ठीक है, या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बात कर ले तो इसको कहते हैं परमाणु संख्या, इसको कहते हैं परमाणु भार। इसमें बताने की जरूरत है नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पर है कि किसी एक परमाणु या किसी एक तत्व को किस तरीके से अपन निरूपित करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को आज डिस्कस करनी है। तो बहुत बेसिक सी चीज है। देखिए बेटा, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि 11th क्लास की केमिस्ट्री के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे आपको पढ़ाई की बेसिक्स की अगर बात की जाए, पढ़ाई की एजुकेशन की बेसिक्स की बात की जाए तो ABCD और 1 2 3 4 है, उसी तरीके से केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद है या अच्छे से समझ आता है या उसमें जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको मेरी शकल अच्छी लगेगी। शकल अच्छी लगने का मतलब ये है, अच्छी है नहीं फिर भी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट अच्छा लगेगा तो टीचर भी आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो टीचर ऑटोमेटिक बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग कि मेरी शकल अच्छी लगे इन द सेंस आपको ये सब्जेक्ट पसंद आए, अच्छा लगे। राइट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किस पे? रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात करते हैं? रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करूं मैं तो कह सकते हैं किसी एक तत्व का निरूपण। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं? देखिए, इसके रिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं बेटा? एक, दो, तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं। तो पहली चीज होती है एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक वेट। देखिए, केमिस्ट्री में वेट कहें या इसको दूसरा नाम क्या दें, हिंदी में लिख दिया मैंने, या एटॉमिक मास कहें। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज है। फ्यूचर की बात बता रहा हूं कि कभी भी अगर है मास बोला जाए या वेट बोला जाए केमिस्ट्री में तो एक ही चीज है। ठीक है, और तीसरी चीज आती है क्या? सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एन
एलिमेंट, ठीक है, तत्व का संकेत। ये तीनों चीजें अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल। मान लीजिए अपन को किसको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए अपन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सल्फर को। किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सल्फर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट। तो आप ये बताइए सल्फर का सिंबल क्या होता है। सल्फर को एस से लिखते हैं, ठीक है। सल्फर को किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, यही तो बात है। सल्फर को किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, ठीक है। और देखो यहीं पर समझ लो, एटॉमिक नंबर को अगर दिखाना है सिंबल से तो किससे दिखाते हैं, जेड से। अगर जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेटा क्या बात करना चाह रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक वेट को किससे दिखाते हैं अपन, कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से दिखाते हैं, एटॉमिक वेट को कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, साइड में क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट। क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर कहां लिखना है बेटा, नीचे लिखना है, और एटॉमिक वेट कहां लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसको और अगर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिएगा। एटॉमिक एस एलिमेंट सिंबल लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, जेड लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ए का मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है बेटा, एटॉमिक वेट, और जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यही चीज तो है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो मान लीजिए किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, सल्फर जेड ए, ठीक है। अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, एटॉमिक वेट कितना होता है, 32। या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब देखिए मैंने क्या बोला था कि एटॉमिक नंबर नीचे रहना चाहिए, तो नीचे का मतलब है चाहे वो लेफ्ट रखो और चाहे वो राइट रखो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर कहां पर रहेगा बेटा, नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं। अगर ऊपर लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। अगर आपने उसको नीचे लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए एटॉमिक नंबर आपको मैंने बोला था 1 to 30 तक याद कर लीजिएगा, ये बोला हुआ था, क्लियर है बात, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर, उससे पहले देख लेते हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, एटम की। एटम क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। एटम होता है एलिमेंट, एलिमेंट हैविंग नो चार्ज। मतलब वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। ध्यान से क्या बात कर रहा हूं, एटम का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे सल्फर क्या कोई चार्ज है, नहीं है। सोडियम क्या कोई चार्ज है, क्लोरीन क्या कोई चार्ज है, मैग्नीशियम क्या कोई चार्ज है, नहीं है। तो ये सब क्या है, एटम्स हैं। उसी तरीके से अगर बात करते हैं बेटा आयंस की, अच्छा हिंदी वाले बच्चे मुंह बना रहे हैं, कोई बात नहीं। तो परमाणु, क्या एटम को क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु क्या होता है, तत्व जिसके पास कोई आवेश ना हो, तत्व जिसके पास कोई आवेश ना हो परमाणु कहलाता है। मैं फिर से बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि तत्व जिसके पास आवेश ना हो परमाणु कहलाता है, ठीक है। बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना, आप 10th में काफी चीजें आप रट के, काफी चीजें क्या इनफैक्ट सारी चीजें रट के आए होंगे। तो अपन फाउंडेशन में चीजों को रटना नहीं है, पहले चीजों को क्या करना है, अच्छे से समझना है। क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो रटने वाली जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ रट्टाफिकेशन इज नॉट डन हियर, राइट। जो रट्टा मारने का तरीका है वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से समझना है, समझ में नहीं आता है तो प्लीज
डाउट में पूछिए और इंटरेस्ट लीजिए। लॉकडाउन का मजा खाली बैठने या खेलने में नहीं है। लॉकडाउन का मजा इस टाइम को यूटिलाइज करके, इस टाइम का उपयोग करके पढ़ने में है और अपने भविष्य को बनाने में है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा मेरी। उसके बाद आयंस किसको कहते हैं? आयंस की अगर बात करें तो अपन बात करते हैं एलिमेंट्स हैविंग एनी चार्ज। ठीक है, अगर एलिमेंट के पास में कोई चार्ज है तो बेटा वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। तत्व जिसके पास आवेश है वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तत्व जिसके पास आयन है क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। और अगर तत्व जिसके पास कोई भी आवेश नहीं है तब वो क्या कहलाएगा? तब वो परमाणु कहलाएगा, तब वो एटम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिए S-2 आवेश आ गया तो ये क्या बन गया? आयन बन गया। Na+ इसके पास आवेश आ गया, आयन बन गया। मैग्नीशियम +2 आवेश आ गया, आयन बन गया। क्लोरीन आवेश आ गया, आयन बन गया। बोलिए, तो सबसे पहले एटम और आयन में डिफरेंस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहीं पर बात कर लेता हूं आयन के टाइप। आयन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कैटायन, एक को क्या बोलते हैं? कैटायन। और एक को क्या बोलते हैं? एनायन। एक को क्या बोलते हैं? एनायन। इसको बोलते हैं धनावेशित आयन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं धनावेशित आयन। और इसको क्या बोलते हैं? ऋणावेशित आयन। और इसको क्या बोलते हैं? ऋणावेशित आयन। क्या बोलते हैं बेटा? देखिए चीजें समझ में आई। जो आयन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कैटायन और एक को बोलते हैं एनायन। कैटायन को हिंदी में बोला जाता है धनावेशित आयन और एनायन को क्या बोला जाता है? ऋणावेशित आयन। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि कैटायन क्या होता है। किसकी बात करते हैं? कैटायन की, कि कैटायन क्या होता है। ठीक है, आयन बिल्कुल बेटा बेसिक्स चला रहा हूं मैं कि जो चीजें आपने 10th में नहीं समझी वो भी समझ में आए। तो मैं बेसिक से चलता हुआ 9th से आपको उठाता हुआ कहां तक लेके आऊंगा? 11th तक। ठीक है, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, अभी देखते हैं, अभी आगे और मजा आएगा। तो आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज known as cation, known as cation। वह आयन जिसके पास धनावेश होता है कैटायन कहलाता है। ठीक है, वह आयन जिसके पास धनावेश होता है कैटायन कहलाता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देख सकते हैं Na+, इसके पास बेटा कौन सा आवेश है? धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से कैटायन। ठीक है, Al+3 कौन सा प्लस है? कैटायन। Mg+2 कौन सा? कैटायन। etc। उसके बाद एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं किसकी? एनायन की। उसके बाद किसकी बात करते हैं? एनायन क्या होता है बेटा? एनायन की बात करें, आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है, known as एनायन। ठीक है, तो जिस आयन के पास में नेगेटिव चार्ज होगा, क्या? जिस आयन के पास में नेगेटिव चार्ज होगा उसको बेटा क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो लिख सकते हैं Cl- कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। S-2 नेगेटिव, O-2 N-3। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव। तो मतलब क्या बोलेंगे इसको?
एनायंस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया एटम्स क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, अब बात करते हैं फॉर एटम्स के लिए। किसके लिए बात करते हैं, फॉर एटम्स के लिए। किसके लिए, एटम्स के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और बेटा एटॉमिक नंबर को शॉर्टकट में सिंबल में किसमें लिखते थे, कैपिटल जेड में। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। क्या लिखते हैं, जेड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। लेकिन ये केवल बेटा किसके लिए होगा, ये बेटा केवल किसके लिए होगा, एटम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब क्या लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जेड। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जेड। ठीक है, यहां तक बेटा बात सबको समझ में आ गई। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि अगर परमाणु की बात की जा रही है, एटम्स की बात की जा रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा, A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलिए बेटा, ये भी लिख सकते हैं। देखिए जितनी चीजें मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं ये आपके दिमाग में बंद हो जाने चाहिए। जब जरूरत हो ये डब्बा कभी आपके दिमाग का खुले और जरूरत खत्म होने पे बंद हो जाए। ठीक है, इतनी टाइट दरवाजा मत बंद कर लेना कि जरूरत पड़ने पे भी ना खुले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ में लिखे रहने दे रहा हूं आपके एग्जाम सुविधा के लिए। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बचपन में भी किए होंगे कि मैंने बोला पहला नाइट्रोजन 714 है। ठीक है, इसमें फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। क्या है, नाइट्रोजन में आपको इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, प्रोटॉन पता करने हैं और न्यूट्रॉन पता करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, Z के। यहां पर Z बेटा कितना है, 7 है, और A कितना है, 14 है। ये चीज तो आपको पता है। ठीक है, तो वहां फॉर्मूला देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, Z के बराबर, और Z कितना है, 7। ठीक है, और जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर भी 7। और अगर बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, A माइनस Z। A कितना है बेटा, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। बोलिए बेटा, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर बात करते हैं हाइड्रोजन 1H1, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की।
ठीक है, इसमें भी आपको बताना है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर से बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए बेटा Z कितना है, 1 है, और A कितना है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1, और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस Z बराबर 0। कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, बोलिए बेटा बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम टिपिकल करते हैं। मान लीजिए आपको मैं बोल देता हूं NO2, क्या बोल दिया मैंने, NO2। इन NO2 फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तो आपने 9th में भी या 10th में भी की थी। आपको लग रहा था सर बहुत आसान है, क्या पढ़ा रहे हो। अब ये कैलकुलेट करो। अब मैंने क्या बोल दिया है बेटा, NO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स और टोटल न्यूट्रॉन्स पता करो। ठीक है, यही बात तो आ रही है ना। तो ये प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखना है और चीजों को समझना है। तो बेटा NO2 में क्या क्या है, NO2 की अगर बात की जाए तो NO2 में क्या है, NO2 में 1N है और 2O है। यही तो बात है। नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन क्या होता है, 714। ऑक्सीजन क्या होता है, 816। तो आपको मैंने बोला हुआ था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 7। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 7। तो भाई एक ही है तो एक में क्या होंगे, इतने ही होंगे। अब इधर बात करते हैं N1O। 1O में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Z के बराबर 8। प्रोटॉन कितने होंगे, E के बराबर 8, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। लेकिन ये कितने O में होंगे बेटा, 1 O में ही तो होंगे। इसके पास कितने O हैं, NO2 में 2 O हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 में 8 तो 2 में 16। टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। ठीक है, बात समझ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां से 16 मिले, यहां से 7 मिले, 23। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, जल्दी बोलो, 16 ऑक्सीजन से, 7 नाइट्रोजन से, 23। उसी तरीके से टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 ऑक्सीजन से, 7 नाइट्रोजन से, और टोटल कितने हो गए, 23। बोलो बच्चा बात समझ में आई। चलिए आगे भी देख लेते हैं, एक इसी तरह की प्रॉब्लम और आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम इसी तरीके की और देखते हैं आगे। ठीक, तो क्या बोलते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन किसमें ले लेते हैं, CH4। ठीक है, तो CH4 की अगर बात करें बेटा, कर सकते हो, ट्राई करो। CH4 में क्या है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। 1C + 4
H। ठीक है, तो अगर अपन कार्बन की बात करते हैं, कार्बन क्या है 6 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 6, प्रोटॉन भी कितने 6 और न्यूट्रॉन भी कितने आ गए कार्बन में 6। तो कितने कार्बन था, एक ही कार्बन था। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब किसकी बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या होता है 1H1। ठीक है, क्या होता है 1H1। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन हाइड्रोजन कितना 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन हाइड्रोजन 0। ठीक है, तो कितने में पता करना है, 2 में, सॉरी 4 में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4H कितना हो जाएगा 1 into 4 equals to 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 4H कितना हो जाएगा 1 into 4 equals to 4। उसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 4H कितना हो जाएगा 0 into 4 equals to 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर देख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन CH4 कितने हो जाएंगे, इधर से कितने मिले, हाइड्रोजन से 4 मिले और कार्बन से कितने मिले थे बेटा 6 मिले थे। यही तो बात थी कि कार्बन से 6 मिले और हाइड्रोजन से 4 मिले, टोटल कितने 10। उसी तरीके से टोटल प्रोटॉन्स इन CH4 कितना हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन कितने थे इधर से 4 और कार्बन से 6 कितने 10। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें टोटल न्यूट्रॉन्स इन CH4 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन से कितने मिले थे 0 और कार्बन से कितने मिले थे 6, तो कितने आ गए 6। तो ये हो गए आपके आंसर्स, क्या हो गए आपके आंसर्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है, क्या लिख दिया इस तरीके से बड़ा बड़ा नो। ये वो नोट नहीं है जिसपे गांधी जी की फोटो होती है, समझ गए बात। गांधी जी की फोटो होने का मतलब रुपया है, रुपए नहीं रुपया, क्या रुपया, रुपया नहीं है ये। ठीक है, तो नोट में ध्यान रखना हाइड्रोजन is the only element which has no electrons or no neutrons और 0 न्यूट्रॉन्स। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट in whole periodic table which has 0 neutrons or having no electron. Thank you.